अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर एक ही स्टोरी, बड़ी स्टोरी उसके ऊपर बात करेंगे, वो है फैज़ाबाद धरना केस। इस हवाले से फैज़ाबाद धरना केस में जो कमीशन तश्कील दिया गया था, उसकी एक रिपोर्ट के कुछ ख़ास नुकात मंज़र आम पर आए हैं। उन नुकात के अंदर क्या बात की गई है, किसके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली गई है और उन नुकात के हवाले से क्या वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई अभी तक कोई बयान आया है या नहीं आया, उस रिपोर्ट के हवाले से उसके ऊपर तफसीली तौर पर बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, आपसे गुजारिश है कि फ़ौरी तौर के ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी जानिब से बनाई गई तमाम वीडियोस आप तक फ़ौरी पहुंच सकें। अब नाजरीन, बाकायदा इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि फैज़ाबाद कमीशन के हवाले से जो रिपोर्ट है वो तो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई और ना ही ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई है। लेकिन एक ब्रीफ है 11 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल, जो कि सर्कुलेट कर रहा है कल रात से मुख्तलिफ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फिर मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आ गया। इंटरनेशनल मीडिया ने भी उन खबरों को चला दिया। अब नाज़रीन, इस ब्रीफ़ के अंदर ये बताया गया है कि ये रिपोर्ट 11 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ब्रीफ़ है और इस ब्रीफ़ के अंदर ये बताया गया है कि ये जो धरना रिपोर्ट है ये 149 सफ़ात पर मुश्तमिल है और फिर इसमें कुछ फ़ैक्ट्स बयान किए गए हैं। वो फ़ैक्ट्स मैं आपको बता देता हूँ। फैज़ाबाद धरना केस जो था, इसके अंदर सबसे बुनियादी इल्ज़ाम ये था कि फैज़ाबाद धरना केस या फैज़ाबाद धरना ये बुनियादी तौर के ऊपर नवाज़ शरीफ या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए उस वक्त के जनरल फैज़ हमीद की जानिब से मैनेज किया गया था। तो इसके ऊपर अब ये फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट बाकायदा आ गई है। पहले फैज़ हमीद साहब या उनसे पहले जो DGISI थे, उनके ऊपर भी ये कहा गया था कि 2014 में इमरान खान का जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर इमरान खान और पाकिस्तान जो तहरीके मौलाना अल्लामा डॉक्टर तारुल कादरी साहब की जो जमात है, इनकी जानिब से धरना भी उस वक्त की ISI ने प्लान किया था और उसे बाकायदा मैनेज किया था ताकि उस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई जा सके। और अब ये धरना फैज़ हमीद ने प्लान किया नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने के लिए, ताकि इस हुकूमत को डिस्टेबलाइज़ किया जा सके और उस हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर बनाया जा सके। अब इस धरने की रिपोर्ट के अंदर मैं पहले इसके एक बताता चलूँ कि आपके अंदर क्या-क्या कहा गया, फिर उसके बाद इसके ऊपर एनालिसिस भी करेंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जनाब पुलिस ने यानी पंजाब की हुकूमत ने धरने के शुरा को इस्लामाबाद तक आने की इजाज़त दी गई। ये कोई नई बात नहीं है, ज़माने ज़द-ए-आम थे कि जनाब पंजाब में उनको रोका नहीं गया था फैज़ाबाद धरने तक। वो फैज़ाबाद तक के मुकाम तक वो बड़ी आसानी से पहुँच गए थे। फिर उसके बाद कहा गया कि पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में राब्तों के फुक़दान के बायस ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका। इससे मैं इख्तलाफ करूँगा, राब्तों के फुक़दान की बायस ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका, ये बात गलत है। उसकी वजह ये है कि ऑपरेशन तो कामयाब हो सकता था या ऑपरेशन कामयाब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो चुका था। लेकिन पंजाब की जानिब से शहबाज शरीफ साहब उस टाइम वज़ीर आला थे, उनकी जानिब से ये कोशिश की गई कि इन लोगों का मुद्दा या इन लोगों के ऊपर तशद्दुद ना किया जाए, ताकि जो पंजाब के अंदर जो मजहबी ग्रुप्स हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स, वो अगर मोटिवेट हो जाते हैं, इनके लिए काज के लिए खड़े हो जाते हैं, तो फिर पूरे पंजाब में अल्टीमेटली इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह थी कि जब ऑपरेशन बाकायदा शुरू किया गया तो फिर हमने देखा कि जगह जगह हर कोना कोना जो था, हर ज़िले के अंदर मुख्तलिफ़ जमातों की जानिब से इसकी तहरीक लब्बैक की हमायत के अंदर धरने और एहतजाज शुरू कर दिए गए थे। इसलिए ये कहना कि ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सका, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि उस ऑपरेशन को बाकायदा एक मुख्तसर ऑपरेशन करके इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से किया गया, लेकिन उसको बाकायदा नाकाम करवा दिया गया उस ऑपरेशन को। फिर एहसन इकबाल ने कहा कि जनाब कि ये मौक़िफ़ के जनाब ISI का उसमें किरदार था, ये दुरुस्त नहीं था। अच्छा, एहसन इकबाल का बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि एहसन इकबाल उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, तमाम मामलात को कंट्रोल कर रहे थे, तो एहसन इकबाल का बयान इंतहाई दुरुस्त है। अब इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि एहसन इकबाल ने ISI के किरदार को की नफ़ी की है कि ISI का उस वक्त कोई भी किरदार था। अच्छा, इसके बरक्स एक एहसन इकबाल ने एक और बयान दिया था, जो कि 25 नवंबर को जो है वो PTV के ज़रिए दिया गया। उस वक्त ही
और उसके अंदर ये कहा गया कि इन सियासी जमातों के भारत से राब्तों का जो है वो कुछ इतलात मिली हैं, उनकी तहकीकात की जा रही हैं। लेकिन अब इस रिपोर्ट के अंदर ये भारत से राब्तों वाली बात साबित नहीं हुई, या भारत से राब्तों वाली बात के ऊपर कोई बात ही नहीं की गई, जो अभी तक ये जो ब्रीफ सामने आया है। बहरहाल अब मज़ीद कहा गया कि जनाब वफाकी वज़ीर के इस्तीफ़े के अलावा टोटल धरना वालों की 12 डिमांड्स थी, 12 में से 11 डिमांड्स जो है वो मान ली गई थी, और उनमें से सिर्फ एक मुतालबा था वफाकी वज़ीर ज़ैद अहमद के इस्तीफ़े का। और उसके ऊपर भी कहा गया कि पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ चाह रहे थे कि ज़ैद अहमद साहब इस्तीफ़ा दे दें ताकि ये इशू ख़त्म हो जाए, लेकिन जो मरकज़ी हुकूमत थी, शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के वज़ीर आज़म थे उस टाइम, उनकी जानिब से आखिरी लम्हे तक ये कोशिश की गई कि ये इस्तीफ़ा ना दिया जा सके। 25 नवंबर 2017 तक उन्होंने कोशिश की, जब तक उनका इस्तीफ़ा जो था वो अल्टीमेटली उन्हें देना पड़ गया। इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी ज़ाहिद हामिद के इस्तीफ़े को रजिस्ट करते रहे। फिर ये भी कहा गया कि मीर अफजल कादरी ने सोशल मीडिया, मजहबी रहनुमा हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर धमकियाँ की, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर कहा गया एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, जाहिद हामिद, शहबाज शरीफ, आफ्ताब सुल्तान जो उस टाइम DGIB थे, और दीगर अफसरान के बयानात में यकसानियत है। तमाम ने ताकत की बजाय जो है वो मामले को बातचीत से हल करने की कोशिश की। अब बयानिए में यकसानियत का मुराद क्या हम ये भी ले सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो रटे रटाए जवाब जो थे, या एक मशवरे के तहत जवाब उन्हें बताए गए, उन्होंने जाकर कमीशन के सामने वो बयान दिए ताकि कमीशन किसी भी तरह से पटरी से ना उतर सके, और कमीशन को जिस तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही थी कमीशन उसी तरफ जा सके। यहाँ इन सब का बयानात का यकसा होना जो है वो एक इत्तेफाक हो सकता है, मैं इसको समझ नहीं पाया, लेकिन मेरे ख्याल से जो पहला मौक़िफ़ है वो ज़्यादा दुरुस्त लगता है कि बयानात जो हैं वो उनको शायद इस तरफ ये कहा गया था कि आपने ये नो गो एरिया के अंदर नहीं जाना, इस ताकि मामला इस तरफ ना जा सकें, और मामला को एक ही पटरी के ऊपर रखना है ताकि मामला जहाँ ले जाने हैं वहीं ले जाया जा सके, और उसको मामला को वहाँ ले जाया भी गया, वो कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। यानी कि इस रिपोर्ट से मेरे नज़दीक किसी ने भी रियासत या उसके इदारे के या किसी फ़र्द के मज़ाहरीन के मामले में जो है मुदाखलत का इल्ज़ाम नहीं लगाया। यानी इन तमाम लोग जिनके नाम ले दिए कि एहसन इकबाल वज़ीर दाखिला, शाहिद खाकान अब्बासी उस टाइम के वज़ीर आज़म, ज़ाहिद हामिद उस टाइम के वज़ीर मजहबी अमूर, शहबाज शरीफ उस टाइम के वज़ीर आला पंजाब, आफ्ताब सुल्तान उस वक्त के DGIB थे, तो इनमें से किसी ने भी ISI जनरल फैज़ हमीद के ऊपर जिस तरह से इल्ज़ामात पब्लिकली लगाए जाते थे, इस कमीशन के अंदर इल्ज़ामात नहीं लगाए और उन्हें बरी करवा दिया। ये वो पैरा है जिसके ऊपर हर शख्स कह रहा है कि जनाब DGI जो थे उस वक्त के फैज़ हमीद, उन्हें बरी कर दिया गया। इल्ज़ामात से किसी किस्म के भी इल्ज़ामात उनके ख़िलाफ़ साबित नहीं हो सकेंगे। फिर ये भी इस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि जनाब वफाक और सूबाई हुकूमत में इख्तलाफात थे। बहरहाल फिर कहा गया कि जनाब प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी मामले को एहतजाज को पंजाब तक रखना चाह रहे थे, लेकिन शहबाज शरीफ जो थे वो ज़ाहिद हामिद के इस्तीफ़े पर मामले को ख़त्म करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से धरना तवील हो गया। फिर ये भी कहा गया कि जनाब माजी में भी सूफ़ी मोहम्मद से मुआहदा किया गया, लेकिन वो मुआहदा कारगर साबित नहीं हुआ। सूफ़ी मोहम्मद तालिबान के रहनुमा थे, और अल्टीमेटली रियासत को वहाँ पर ऑपरेशन करना पड़ा, और इन मामला से रियासत को सबक सीखना चाहिए। कानून सबके लिए यकसा होने चाहिए, सबको मसावी हकूक़ की कानून बात करता है। अच्छा, अब इस कमीशन ने आकर पैराग्राफ 8 के अंदर ये कहा, कुछ अपनी सिफारशात मुरतब की हैं, वो सिफारशात में मैं आपको बताता चलूँ। इन सिफारशात के अंदर कहा गया है कि पैमरा कवानीन जो है उसमें तरमीम तजवीज़ की गई है कि अगर कोई मीडिया चैनल इसको चलाता है आइंदा के लिए, तो उसको 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक जुर्माना किया जा सके, और 6 महीने तक उसका लाइसेंस मुअत्तल कर दिया जाना चाहिए। फिर ये भी कहा गया कि स्पेशल ब्रांच के जो अफसरान होते हैं उन्हें रिकॉर्डिंग की सहूलत होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग क्या, वो कैमरे शैमरे लेकर जाएंगे, हालांकि हर स्पेशल ब्रांच का जो अफसर होता है आजकल उसके पास मोबाइल है, वो मोबाइल के ऊपर फुटेजेस बनाता है ऑलरेडी। फिर कांस्टेबल से ASI की उम्र जो है वो 40 साल से ज़ायद की अगर वो हों तो उन्हें फील्ड में नहीं भेजना चाहिए, और कांस्टेबल्स या इन 40 साल से ज़्यादा अफसरान को जो है इनको दफ्तरी उमूर तक रखना चाहिए। एक अजीब सी उन्होंने सिफारिश कर दी है, मुझे तो समझ नहीं आई कि इन्होंने क्या खाची मारी है वैसे अगर ये किया। फिर जनाब उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि 21 दिन धरने के दौरान खौफ फैलाने, जराइम में मुलव्वस मुकदमात को जो है ऐसे 21 दिन तक ये धरना जारी रहा। इस दौरान खौफ फैलाने और दीगर जराइम में जो मुलव्वस मुकदमात थे उनको अंजाम तक पहुँचना चाहिए था।
ये एक बेहतर तजवीज़ है कि अगर उन मुकदमात का फ़ैसले कानून के मुताबिक होते, लेकिन हमारे यहाँ निज़ाम इतना ताकतवरों के ख़िलाफ़, हमारे चाहे जत्थों के ख़िलाफ़ हमारे यहाँ निज़ाम इतना कमज़ोर है कि मुकदमा तो आप दर्ज कर लेते हैं, एक दफ़ा कहने के ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली जो एएसआई हैं, जो अफ़सर उसका तफ्तीश कर रहा होता है, वो इस मामले के अंदर पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं दे पाता, मामले को उस तरह से परसू नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मुल्ज़मान रिहा हो जाते हैं, मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं। फिर ये भी कहा गया कि जनाब सोशल मीडिया के अलावा पुलिस को जो है वो इख्तियार मिलना चाहिए कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जो इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई जाती है उस पर भी मुकदमा दर्ज करके कार्रवाइयाँ कर सके। ठीक है, एक उनका मौक़िफ़ है, हालांकि FIA के पास ये ऑलरेडी है इख्तियार। आर्मी चीफ DGISI के फैज़ हमीद के हवाले से कहा गया कि उन्होंने जो माहदे के ऊपर दस्तखत किए, इसमें उसके उस वक्त के आर्मी चीफ और DGISI दोनों की मंजूरी शामिल थी। फिर ये भी कहा गया कि फ़ौज रियासत का मुक़द्दस बाज़ी है, फ़ौज को एक एहतराम दे दिया गया, बजाय इसके कि उसके ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी थी, कोई इल्ज़ाम साबित होने की तरफ जाता, बल्कि उल्टा फ़ौज के हवाले से ये कह दिया गया और कि जनाब फ़ौज रियासत का मुक़द्दस बाजू है, तनकीद से बचने के लिए फ़ौज को इस अवामी मामलात के अंदर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर कहा गया कि जनाब फैज़ हमीद का धरने के पीछे कोई किरदार का कोई सुराख नहीं मिला, यानी फैज़ हमीद साहब को क्लीन चिट मिल गई और फैज़ हमीद के हवाले से ये जो इल्ज़ामात थे उन इल्ज़ामात को इंक्वायरी कमीशन के सामने किसी ने भी जो है उनके ऊपर रजिस्ट नहीं किया, किसी ने भी उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला और सबसे बड़ी बात इसमें मुस्लिम लीग नून के 2 से 3 रहनुमाओं के बयानात रिकॉर्ड किए गए। यही वो मौका था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा या हमारे सियासतदान अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े होते और इस चीज़ को साबित करते। बयानात जनरली देना, मीडिया के अंदर देना, पब्लिक के अंदर देना और बात है, लेकिन जब कोई ऐसा मौका आता है तो हमारे सियासतदान दुम दबाकर भागते हैं और यहाँ पर ये दुम दबाकर ही भागे हैं हमारे सियासतदान, वरना बजाय इसके कि वो अपने इल्ज़ामात को देते, अपना मौक़िफ़ दे देते, साबित होती चीज़ें ना होती तो कमीशन रिपोर्ट कह देती कि जनाब उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ आया था लेकिन वो साबित नहीं हो सकी। लेकिन कम से कम यूँ अपने मौक़िफ़ से भागना नहीं चाहिए था, अपने जो पब्लिकली मौक़िफ़ है उससे और अपने जो प्रॉपर जो आप किसी फ़ोरम के ऊपर मौक़िफ़ अपनाते हैं, दोनों में यकसानियत होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमारे सियासतदान, जिसमें मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल हैं, जिसमें PTI के लोग भी शामिल हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी शामिल हैं, कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनका इस्तेमाल करने के लिए लोगों को ऐसे नारे दे दिए जाते हैं कि जनाब फ़ौज ये कर रही है, सियासत वो कर रही है। लेकिन जब मामलात आते हैं किसी फ़ोरम के ऊपर जब आपने हतमी तौर पर स्टैंड लेना होता है, तकरीर करना कोई स्टैंड लेना नहीं होता, तो जब आपने हतमी तौर पर स्टैंड लेना होता है तो फिर हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून भी आकर वोट डालती है, PTI भी वोट डालती है एक्सटेंशन को, और तमाम सियासी जमातें मिलकर यकसू होकर कितार बनाकर वोट डालती हैं। तो इसी तरह से अब ये मौका था कि मुस्लिम लीग नून के पास कि जैसा वो अपनी तकरीरों के अंदर कहते हैं कि भाई ये धरना जो था हमारी हुकूमत को गिराने के लिए किया गया, अदालतों को मैनेज करने के लिए किया गया, तो आप खड़े होते, आप खड़े ही नहीं हुए किसी मामले के ऊपर, तो अब अदालत क्या करे। हालांकि ये मामला बड़ा वाज़ेह था कि इस मामले में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ और सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच इस मामले को बराह रास्त देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है किसी ने भी इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया और अल्टीमेटली अब इसका फ़ायदा उन्हीं को होगा जो जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चोर रास्तों से आते हैं और अपनी कार्रवाई डाल के चले जाते हैं। फिर अब मज़ीद कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। शाहिद खान अब्बासी के हवाले से कहा गया कि उन्होंने काबीना के तमाम फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है। फिर मज़ीद कहा गया कि दहशत तंजीमों के माली जो सोर्सेज हैं माली मामलात के, उनके ख़ात्मे के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, इक़दामात होने चाहिए, पाबंदियाँ लगनी चाहिए ताकि, और जिन जमातों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए उन जमातों के दूसरे नामों से जो है वो वजूद में आने के ऊपर भी पाबंदी होनी चाहिए। ना कि ऐसा हो कि एक जमात के ऊपर आप उसको कलअदम करार कर दें पाबंदी लगाकर और उसके बाद दूसरे मामलात में वही सियासी जमात जो है वो दूसरे नाम के साथ अपने ऑपरेशन को आगाज़ कर दें। मदारिस को रेगुलराइज करना चाहिए, दहशतगर्दों की तहसील के निज़ाम को तबाह करना चाहिए, सोशल मीडिया पर पाबंदी होनी चाहिए, सोशल मीडिया पर ऐसे मवाद की तशहीर की पाबंदी होनी चाहिए। आइनी तरामीम कानून साजी के ज़रिए एजेंसियों को जो है वो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के लिए उनका किरदार जो है वो उसमें शामिल कर दिया जाए। एजेंसियों के काम के लिए कानून साजी होनी चाहिए और IB को पुलिस और सिविल इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो है वो काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। अब नाज़रीन,
इस रिपोर्ट के मकसद ये था कि फ़ौज के सियासत के अंदर किरदार का तयन किया जाए माजी के मामलात से। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर आकर जब अमली तौर के ऊपर बात आई तो कोई भी सियासतदान इस मामले में खड़ा नहीं हुआ, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि इस रिपोर्ट के अंदर कह दिया गया कि जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट है। फिर इस धरना रिपोर्ट का रिज़ल्ट जो है वो मेरे ख़्याल से 0/0 निकला, बल्कि उल्टा आपने मुल्की वसाइल का था वो ज़िया कर दिया उन लोगों के ऊपर, एक इंक्वायरी करवाने के ऊपर, जिसकी वजह से आपको ये लग रहा था कि शायद कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए और कोई आइंदा ताकि मुस्तकबिल से ऐसे मामला से बचा जा सके, बजाय इसके कि कोई रिपोर्ट में किसी एक को भी ज़िम्मेदार ठहराया जाता। किसी एक को भी ज़िम्मेदार ठहराने की बजाय रिपोर्ट के अंदर सबको क्लीन चिट दे दी गई। सबसे कह दिया गया भाई फैज़ हमीद साहब भी क्लियर हो गए, फ़लाँ इदारा भी क्लियर हो गया, किसी की कोई मुदाखलत भी नहीं थी, और पंजाब और इसको पंजाब और वफाकी हुकूमत की लड़ाई की शक्ल दे दी गई, और किसी की ज़िम्मेदारी का भी तयन नहीं किया गया, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली उन्हीं लोगों को होगा जिनसे बचने के लिए हम ये चाह रहे थे कि ये कमीशन बनाया गया था ताकि आइंदा ऐसी मुदाखलत अगर फ़ौज करती है तो वो ना हो। तो नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग। मज़ीद इस हवाले से जो भी तफ़सीलात आएँगी वो जब रिपोर्ट पब्लिक होगी तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए। वीलॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।